शुरू हो गया। धन्यवाद। आज मैं आपको बड़े भाई साहब के तीसरे चरण में, अभी तीसरे चरण में मैं आपको बताऊंगा कि बड़े भाई साहब के साथ लेखक तीसरे चरण में किस तरह से पेश आता है, क्या क्या घटनाएं घटती है बीच में। तो मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना आना, ये दांतों पसीना आना का मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, लोहे का चना चबाना यानी कठिन परिश्रम करना। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद करना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, प्रथम हेनरी, द्वितीय हेनरी, तृतीय हेनरी। उसके बाद कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर, देखो ये उर्दू का शब्द है, सिफर मतलब शून्य होता है। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम हुए हैं। कौड़ियों चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाती है। इन अभागों को नाम भी नहीं जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चहारम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते हो 10 लाख नाम बता देता। अब ये कहने का मतलब कि ये बड़े भाई साहब सबसे ज्यादा किस काम में निपुण थे? फिलॉसफी देने में, समझाने में। ये दुनिया का सबसे आसान काम है किसी को समझा देना, लेकिन खुद उस पर अमल करना सबसे कठिन काम है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही से नर ना घने रे, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। हम किसी को उपदेश दे देते हैं, लेकिन खुद उस पर चलना होता है तो लोहे का चना चबाना पड़ता है। उसी तरह की बात है। बड़े भाई साहब एक बार हम परीक्षा में फेल हो गए। मेरे फेल होने मत जाओ, अभी अलजबरा देखोगे, ज्योमेट्री देखोगे तो दांत में पसीना आ जाएगा। जेम्स ये कितने हेनरी हुए, कितने जेम्स हुए, कितने विलियम्स हुए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पांचवा क्या किया, चौथा क्या किया, तीसरा क्या किया। ये सब इतिहास में जाओगे तो नानी याद आ जाएगी। इस तरह से लेखक को अनेकों तरह की बातें कह करके उसको समझाते हैं, लेकिन उनके समझाने का कोई मतलब है? सब समझाते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी फेल हो जाते हैं और लेखक पास कर जाता है। उसके बाद और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अबज की जगह अजब लिख दिया, अबज की जगह अजब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। कोई इस निर्दयी मुमतहीन मतलब परीक्षक जो कॉपी जांच करते हैं से नहीं पूछता कि आखिर अ में क्या फर्क है। व्यर्थ की बातों को लेके वो छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, एक ही बात है। लिखना चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इस रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुना होगा। पूछिए इसका प्रयोजन, दुगुना नहीं चौगुना हो जाए, आधा ही रहे मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात करना होगा। मैथ में नहीं, इसका दुगुना ये होता है, इसका दुगुना किसी त्रिभुज के 2 भुजाओं को जोड़ने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधी होती है। तरह तरह के प्रमेय होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, इसको सिद्ध करना है। मान लीजिए x है, ये मान लीजिए, क्यों मान लें? तुम्हारे कहने से मान लें, काहे मान लें? ये तरह तरह की खुराफात होती है ना मैथ में। तो वही ये समझा रहे हैं कि इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। इन परीक्षकों को कोई कहता नहीं है कि दाल भात खाएं चाहे भात दाल खाएं, एक ही बात है, लेकिन लिखना पड़ेगा। दाल भात की जगह अगर भात दाल लिख दे तो नंबर खत्म। तरह तरह की बातें
लेखक से उनके बड़े भाई तर्क दे दे करके प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुत करने के बाद कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी बात है। इसे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरे का उस पर स्नेह होने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो एक वाक्य में कही जा सके उस पर 4 पन्ने लिखने की जरूरत। तरह तरह की बातें, तिल का ताड़ बनाना है, लमड़ाना वाक्य को। अरे समय की पाबंदी, समय के अनुसार सारा काम करना, ये एक वाक्य कहने से समझ में आ जाता है। इस पर 4 पन्ना लिखो। 4 पन्ना कहां से लिखें, कहां से दिमाग में बात आएगी? तरह तरह की बात समझा रहे हैं। बल्कि यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि समय का दुरुपयोग है। समय की पाबंदी की बात बोल रहे हैं और उस पर 4 पन्ना बर्बाद कर रहे हैं। तो समय की बर्बादी की समय की किफायत है, समय की बर्बादी है। इस तरह की बातें क्या है? व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना वो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। या छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। संक्षेप में 4 पन्ना है, लगता है कि अगर संक्षेप शब्द नहीं होता तो 200-400 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, यह उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है। तेज दौड़ो लेकिन धीरे धीरे होगा। हंसना और मुंह फुलाना एक साथ हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसी तरह की बात ही बोल रहे हैं। एक तरफ कहते हैं समय की पाबंदी पर लेख लिखो, संक्षेप में 4 पन्ना, संक्षेप में लिखो तब 4 पन्ना, अगर संक्षेप हटाओ तो 200-400 पन्ने लिखो। इस तरह की बातें ये लेखक से अपना पूरा फिलॉसफी झाड़ रहे हैं, जो भी समझ में आता है। वो अक्सर देखना, छोटे बड़े आदमी जब छोटे को समझाने लगते हैं तो उनके दिमाग में ये नहीं आता है कि हम जो कह रहे हैं सब सही है कि गलत है। जो मन में आप बकते जाएंगे वो बेचारा चुपचाप, चाहे छोटा भाई हो चाहे अपना लड़का हो, माथा झुका चुपचाप सुनते रहता है। अब बकबक करने वाला करते रहते हैं। ये इन अध्यापकों को भी तमीज नहीं, उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में, दर्जा समझता है ना, वर्ग, अध्यापक मतलब शिक्षक। आओगे लल्ला, लल्ला मतलब लड़का, छोटे बच्चे को लल्ला कहते हैं। मेरे दर्जे में आओगे लल्ला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पापड़ बेलना मतलब कठिन कार्य करना, तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मेरे दर्जे में आएंगे, पापड़ बेलना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। देखो ये खाली मुहावरा ही पूरा भरा हुआ, आटे दाल का भाव पता चलना, पापड़ बेलना। इसके पहले आप देखें, लोहे का चना चबाना, दांत में पसीना आना, ये सारे के सारे क्या हैं? मुहावरे हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, इसका अर्थ जरूर समझिएगा। संसार का इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पांव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। देखिए बात आ गई, हम लाख फेल हो रहे हैं लेकिन तुमसे बड़े हैं। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांधिए, नहीं पछताइएगा। ठीक है, मैं परीक्षा में फेल हो जाता हूं लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूं। जिंदगी के विषय में मेरा जो तजुर्बा है तुमसे ज्यादा है। ये कोई जरूरी नहीं कि तू पढ़ने में तेज हो तो सब कुछ जानते हो सकता है कि बहुत बात है कि मैं जानता हूं आप नहीं जानते हैं।
आप देहात में देखिएगा, बहुत अनपढ़ लोग कुछ ऐसा चीज जानते हैं कि पढ़े लिखे को उसका पता नहीं रहता है। अनपढ़ लोग, घर की अनपढ़ औरतें ऐसा ऐसा सुंदर खाना बना देंगी, ऐसा सुंदर सुंदर काम कर देंगी कि पढ़े लिखे लोग ताकते रह जाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम सब कुछ जानते हैं। अनुभव के मामले में आप कच्चे हैं, इसलिए अनुभवात्मक ज्ञान सबसे जरूरी है, जो उसमें पढ़ाई लिखाई और अनपढ़ की कोई सीमा नहीं होती है। अनुभव के क्षेत्र में अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़े लिखों से आगे होता है। तो इनके कहने का मतलब यह है कि मैं आपसे बड़ा हूं, स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब तक समाप्त होती। स्कूल जाने का समय हो गया था, आए उपदेश शुरू कर रहे थे। अब लेखक सोचता है कि न जाने इनका उपदेश कब समाप्त होगा। अगर बीच में चले जाते हैं तो और क्रोध में आ जाएंगे। अगर बोल रहे हैं बीच में चले गए तो और क्रोध में आ जाएंगे, स्कूल का समय निकट है। भोजन आज मुझे निस्वाद लग रहा था, जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए। लेखक सोचता है कि क्लास में अव्वल आए हैं तब तो इतनी डांट सुननी पड़ रही है, अगर फेल हो जाते और बड़े भाई साहब पास हो जाते तो अब क्या होता है। लेखक सोचता है कि पास हुए तो इतना सुनने को मिलता है, अगर फेल हो जाते तो लगता था कि प्राण ही ले लेते मार के डंडा से। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ये होगा, विलियम नाम याद करोगे तो ये होगा, जेम्स याद करोगे तो पूरा ज्योमेट्री पूरा नहीं, पूरा इसके पहले भयंकर वर्णन किए हैं सब अपने सब्जेक्ट का, तो भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। जितना वो हमको डराए सब्जेक्ट के मामले में, मैं घर नहीं भागा, यही ताजुब की बात है। मुझको घर भाग जाना चाहिए था कि पढ़ाई में इतना झंझट है तो इसे अनपढ़ना ही ठीक है। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब मतलब आश्चर्य। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों की मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। लात जूता खाएंगे लेकिन तमाशा घूस के देखेंगे। लेखक को इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं, लेकिन पढ़ने के मामले में वो उतना रुचिकर नहीं है। खेल के मामले में ज्यादा रुचि है, पढ़ाई के मामले में ज्यादा ध्यान नहीं देता। इतने कहने के बावजूद भी खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम। देखिए, पढ़ता भी मगर बहुत कम। तो फिर अव्वल दर्जे से पास क्यों करता था? इसका मतलब था कि जो भी पढ़ता था समझ के पढ़ता था, ध्यान से पढ़ता था। कम ही पढ़ता था लेकिन ध्यान से पढ़ता था। ये पढ़ने की सबसे बड़ी क्लू है। ये आप जो भी पढ़िए ढंग से पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए। ज्यादा देर तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। कम ही पढ़ो लेकिन ध्यान से पढ़ो। इतना ही रोज टास्क पूरा हो जाए तो दर्जे में जलील ना होना पड़े। जलील का मतलब तिरस्कृत। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था और फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। उतना देर राम कथा सुनाए, उपदेश दिए, मन में आया कि भाई ये पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो आया और छट गया बादल, फिर अपना खेल में मस्त हैं। पढ़ाई से कोई विशेष मतलब नहीं है। फिर सालाना इम्तहान हुआ। पहली बार एक बार बड़े भाई साहब फेल हो गए, दूसरी बार फिर सालाना एग्जाम आया। कुछ ऐसा संजोग हुआ कि फिर मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। ना जाने बड़े भाई साहब के भाग्य में क्या लिखा था। सबसे ज्यादा मेहनत भी करते थे। अच्छा बोलो, जो लड़का दिन रात पढ़ता हो परीक्षा में फेल हो जाए उसको कैसा लगता होगा? क्या सोचता होगा दिमाग में? ये फेल हो गए, मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। फिर क्लास में सबसे टॉप हो गया। मैं पढ़ता बिल्कुल कम था लेकिन क्लास में फिर टॉप कर गया। मुझे खुद अचरज हुआ कि भाई साहब ने प्राणांतक मतलब जान जाने तक परिश्रम किए। मरने को हो गए पढ़ाई के पीछे, फिर भी फेल हो गए। ये कौन सी पढ़ाई है जी? ये कोई पढ़ाई है कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए, परीक्षाएं फेल हो जाए? कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक
स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन, मतलब कांतिहीन मतलब उदास हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े। जब परीक्षा का रिजल्ट निकला तो बड़े भाई साहब रो पड़े। कोई भी लड़का अगर अधिक परिश्रम करता है और वो परीक्षा में फेल हो जाए तो उसके आंख में आंसू आना लाजमी है, जरूर आएगा। उसके बाद और मैं भी रोने लगा, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। जब बड़े भाई साहब रोने लगे तो उनके देखा देखी मुझको भी रोने का नाटक करना पड़ा। अगर नहीं रोएंगे तो कि देखो मैं रो रहा हूं, नहीं रो रहा है। अपने दिमाग में सोचता है कि मैं भी अगर फेल हो जाता तो अच्छा होता, कम से कम फेल हो जाता तो इनको संतोष होता कि चलो दोनों भाई फेल हो गए, कोई बात नहीं फिर पढ़ेंगे। लेकिन मैं पास हो जाता था और ये फेल हो जाते थे, ये और ज्यादा दुख की बात है। दो भाई एक साथ अगर हॉस्टल में रहते हों, एक भाई फेल हो जाए और एक भाई पास हो जाए तो दुख की बात है कि नहीं। ये भी लेखक सोचता था, लेकिन न जाने विधि को कौन टाल सकता है। मेरे भाग्य में पास होना लिखा था, अव्वल आना लिखा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आदमी को भाग्यवादी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कर्मवादी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुमको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता अगर करोगे तो कर्म ढंग से नहीं होगा। इसलिए आप अपने कर्म को सही ढंग से करेंगे तो फल तो मिलना ही है। सही ढंग से अगर कर्म करते हो, जैसे मान लो कि एक पत्थर है, उसको तोड़ना है। अगर 10वीं बार में हथौड़ी के 10वीं चोट से अगर पत्थर टूटता है, इसका मतलब ये हुआ कि 9 बार बेकार गया। 9 चोट तो बेकार नहीं गया, एक एक चोट से झनकते झनकते पत्थर जो है 10वीं बार में फूट गया। हर चोट की अपनी अपनी बात है। इसलिए पढ़ाई में मेहनत करने की अपनी अपनी बात है। एक एक दिन के परिश्रम से एक एक बूंद अगर घड़ा में डाला जाता है, एक दिन घड़ा फूट भर जाता है। एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं तो बहुत बड़ी राशि बन जाती है। तो वही बात है, आप समय को बर्बाद मत कीजिए, समय का थोड़ा थोड़ा बचा करके पढ़ाई में लगाइए, तो आप बहुत अच्छे पढ़ करके बहुत अच्छे विद्वान बन सकते हैं। आपका जीवन सार्थक हो सकता है। समय को बर्बाद करेंगे तो सार्थक जीवन भी निरर्थक हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये कहने का मतलब ये है कि बड़े भाई साहब ज्यादा मेहनत करते थे और लेखक बहुत कम परिश्रम करता था। तो आखिर वो फेल क्यों हो जाते थे और लेखक पास क्यों हो जाता था? इस बात को जरा सोचिए ध्यान से, आखिर होता क्या था? कहने का मतलब यह है कि ज्यादा देर तक निरर्थक समय गंवाना, किसी विषय को बहुत बड़ा बना करके उसको पढ़ने में, याद करने में, उससे अच्छा है कि उसके चुने हुए टॉपिक को लेकर के और उसको कम समय में याद करना ज्यादा फायदेमंद होगा। आज के युग में ये टेलीफोन का युग है। हर आदमी गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहा है। कम समय में ज्यादा अपनी बात ऐसा कहो कि कम समय लगे और हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को बोल सकें। ये कला आज के युग में सबसे ज्यादा प्रचलित हुई है। पहले जमाना था, हम लोग इतिहास में एक एक क्वेश्चन 2-2 पन्ना 3-3 पन्ना में लिखे हैं अपने जमाने में। आज के युग में उतना लिखने को दिया जा रहा है नहीं, बहुत कम लिखने को दिया जा रहा है। आज उसमें का जो है सिलेक्टेड चीज आप उसको निकालिए और उसी को याद रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। पहले ऐसा नहीं था, संक्षेप में किसी चीज को याद करो। तो कहने का मतलब ये है कि आज के युग में इंसान के पास समय कम है। कम समय में आप किसी चीज को कितना सही ढंग से याद करते हैं, परीक्षा में लिखते हैं, वही आपके लिए काम आएगा। ये एमसीक्यू का मतलब क्या है? नॉलेज को कम करना, जो विस्तार है ना उसको कम करना। एमसीक्यू इसलिए आया है और वही आपको पढ़ना है। लेकिन एमसीक्यू में जवाब देने के लिए जब तक पूरे किताब को ढंग से याद नहीं करेंगे, तब तक आप सही ढंग से सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में होता था कि बड़ा सा क्वेश्चन है, पॉइंट को देखा, परीक्षक नंबर दे दिया। अब एक ही शब्द ही है, बाकी कुछ नहीं है। सही तो सही और गलत तो गलत।
मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर रह गया था। अब 1 दर्जा, पहले 3 दर्जा था ना, 2 बार वो फेल हो गए, 2 बार क्या हुआ, पास हो गया, तब 1 दर्जा बाकी रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना, कुटिल मतलब किसी को दुखी करने वाली बात उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। इसके दिमाग में बात आई, एक बार और फेल हो जाए ना तो इनके बराबर में हो जाए, इस तरह सोचता है। नहीं कहीं बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा भाई के बराबर हो सकता है? कभी होगा? कभी नहीं हो सकता। छोटा छोटा ही रहेगा, बड़ा बड़ा ही रहेगा। भावनात्मक दृष्टिकोण से बात है। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करते हैं? फजीहत मतलब बेइज्जती। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला, बलपूर्वक, जबरदस्ती निकाल दिया कि नहीं ये अच्छी बात नहीं है। आखिर वह मुझे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं इतने अच्छे नंबरों से। देखिए कितने अच्छे विचार है लेखक के। बार बार मुझको डांटते हैं, लगता है कि इनका डांट ही मेरे लिए आशीर्वाद है जिससे मैं पास कर जाता हूं। तो मेरे मन में कुटिल भावना लेखक के मन में आती है कि इनके बराबर हो जाए, बराबर इनको। अब बोले कि अब क्या कीजिएगा, अब तो फेल हो गया, आपके बराबर में हो गया। लेकिन इसको जबरदस्ती अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए आपके अंदर भी अपने बड़ों के प्रति किस तरह कुटिल भावनाएं आए तो आप उसको बलपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकाल दो। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। देखिए इंसान के अगर शिष्टाचार अगर नहीं है, जैसे मान लो कि हम किसी को प्रणाम करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो अगर सिर झुकने के साथ साथ अगर आपका मन नहीं झुका तो सिर झुकाने से कोई फायदा, मन को झुकना चाहिए। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। ये इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ये कहना चाहते हैं कि बड़ा भाई अगर अनपढ़ भी है, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसे बात जरूर हैं जो आपके अंदर नहीं है, उनके अंदर है। वो आपसे बड़े हैं, किसी न किसी अनुभव के मामले में जरूर आपसे वो बड़े हैं। इसलिए कभी भी अपने से बड़ों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे जिंदगी के किसी मोड़ पर हो। इस बात को हमेशा याद रखना, ये कहीं भी काम आ सकता है। अब यहां डाउट है, अभी तक मैंने जो आपको बताया, संभवतः कल यह पाठ समाप्त होगा, कल चौथे चरण में। तो डाउट हम आपसे कुछ पूछेंगे। सबसे पहले आप आइए, चलो आप। बड़े भाई साहब के प्रति कुटिल भावनाएं लेखक के दिमाग में आती है। क्यों उसको रोक लेता है, क्या सोच करके, बताइए। कस के बोलो, इधर इधर देख के बोलो। बड़े भाई साहब का, अच्छा, इस घटना से हम क्या सीखते हैं ये बताइए। लेखक जो है अपने बड़े भाई के साथ व्यवहार करके हमको क्या बताता है, हमको क्या सिखाता है? हाँ, अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। चलिए ठीक है, चलो तुम पीछे पीछे आइए। एक इसमें एक मुहावरा है, दांतों से पसीना आना। इसका अर्थ क्या हुआ? वाक्य बनाइए। दांतों से पसीना आना, इसका मतलब कि ज्यादा मेहनत करना, अर्थ हुआ ये। वाक्य बनाओ तो इसका। किसी को मालूम है दांतों से पसीना आना इसका अर्थ? चलो आओ।
अर्थ बताइए इसका, दांतों से हाँ? हालत खराब होना। हाँ बोलिए, वाक्य बनाइए। एग्जाम की तैयारी करते समय बहुत सारे स्टूडेंट्स के दांतों से पसीना आने लगता है। थैंक यू, अच्छा। दांतों से पसीना आना का मतलब कि स्थिति खराब हो जाना, इसका मतलब कि मोहन जब प्रश्न पत्र को देखा एग्जामिनेशन हॉल में तो उसके दांतों से पसीने आ गए। दूसरा वाक्य है इसमें, आंखें फोड़ लेना, एक मुहावरा है, आंखें फोड़ लेना। इसका मतलब तुम बताओ अर्थ क्या हुआ? आओ, आंखें फोड़ लेना, इसका अर्थ क्या हुआ? अंधा बन जाना। चलो, आंखें फोड़ लेना मतलब बहुत मेहनत करना। वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ। नहीं समझ में आता है वाक्य बनाना? परीक्षा जब नजदीक आती है तो विद्यार्थी पढ़ाई में आंखें फोड़ लेते हैं। ये चलो इस तरह से वाक्य बनाएंगे। आप पीछे आइए, चलो तुम आओ। बड़े भाई साहब जो भी उपदेश दे रहे हैं, लेखक उस उपदेश को किस रूप में ले रहा है? बड़े भाई जो भी उपदेश दे रहे हैं उसे लेखक सार्थक रूप में ले रहा है, साथ ही भावनात्मक रूप से भावना की दृष्टि से भी वो देखता है और उसके बारे में बहुत गहराई तक सोचता है। और वो कुछ चाहता है, मतलब कुछ ऐसा चाहता है जो वो करे, लेकिन वो कर नहीं पाता उस भावनात्मक सोच के कारण। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। चलिए, अच्छा बोला, ये समझ के पढ़ा है। समझ, जो भी बात समझेंगे आप उसको ढंग से सोचेंगे। देखो, हिंदी पढ़ने के दृष्टि से बहुत आसान है, लेकिन समझने के दृष्टि से बहुत कठिन है। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, अनुप्रास अलंकार है ना, इसमें बहुत सारे बात आएंगे, हिंदी में ही रहेंगे लेकिन आपके दिमाग में अटेंगे नहीं। इसलिए समझने के दृष्टिकोण से, चलिए आप कौन, तुम आओ, तुम हेलो, प्लीज आइए। बड़े भाई साहब, इस लेख के लेखक कौन है? हाँ, कौन है लेखक? प्रेमचंद। अच्छा, प्रेमचंद को कितने नामों से पुकारते हैं? जीवनी में चलिए, देखो जीवनी पढ़ना बहुत जरूरी है। धनपत राय, नवाब राय और प्रेमचंद, 3 नाम से उनको पुकारते हैं। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ है मालूम है? कहाँ, कौन गांव का नाम बताओ? प्रेमचंद का जन्म लमही, गांव का नाम। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि शुरू में जब इनकी माली हालत ठीक नहीं थी तो शुरू में अपने घर के खर्च को चलाने के लिए क्या किया इन्होंने? ध्यान नहीं दिए, ध्यान। शुरू में ये पढ़ाई लिखाई का काम किए, टीचर का काम किए, उसके बाद मैनेजर बने, कुछ दिन सब इंस्पेक्टर रहे, कुछ दिन के बाद संपादन का भी काम किया, फिल्मी दुनिया भी गए थे। ये कहाँ, मुंबई में, जहाँ जाने के बाद कुछ इनकी पटकथाओं पर फिल्म भी लिखे बन चुके हैं, लेकिन इनका मन वहाँ लगा नहीं, वहाँ से फिर चले आए। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छा। आप आओ। मुंह लटका क्यों बैठा है? अरे भाई, बांसुरी के सीने में छेद है फिर भी गाती है। आदमी को कभी चेहरा लटका के नहीं बैठना चाहिए। इस दुनिया में कोई है जिसको सुख दुख नहीं है, आता है जाता है,
लेकिन हम अगर उदास होंगे तो अकेले मुंह लटकाना पड़ेगा, हंसेंगे तो हमारे साथ सब हंसेंगे, इसलिए हमेशा खुश रहो। चलिए, बड़े भाई साहब लेखक से कितने वर्ष ज्यादा उम्र के थे? बड़े भाई साहब लेखक से कितने कितने वर्ष ज्यादा थे उम्र में? 5 वर्ष। 5 वर्ष। अब बताइए लेखक का उम्र कितना था, बड़े भाई का उम्र कितना था? लेखक का उम्र 9 वर्ष था और बड़े भाई साहब का उम्र 14 वर्ष। 14। थैंक यू, बहुत अच्छा। चलिए MCQ तुम आओ। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम याद लिखे गए हैं, इसमें इस कहानी में बहुत सारे सब्जेक्ट का नाम लिया गया। कम से कम 10 सब्जेक्ट का नाम बताओ तुम। किस? भूगोल, हाँ इतिहास, हाँ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, अच्छा, टाइम टेबल जो बनता है, लेखक टाइम टेबल बनाता है भाई साहब के कहने के बाद, तो टाइम टेबल बनाने के बाद अंतिम समय में क्या करता है वो? लास्ट में सब जितना भी पढ़ा रहता है उसको एक बार रिवीजन करता है। थैंक यू, बहुत अच्छा याद की है। चलो अच्छी बात है, यही टिप्स है, इसी को याद कीजिए आप। जीवनी को जरूर पढ़ोगे, जीवनी अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसमें से अगर MCQ में आ गया तो वहां तो कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहने का मतलब, हंडी में अगर चावल बन रहा है तो चावल के एक दाने को निकाल के जब इस तरह करते हैं तो पता चलता है कि सिद्ध हो गया, तब हंडी को उतार लेते हैं, हर चावल को नहीं छूते हैं। उसी तरह की बात है, आप ये सागर से मोती निकालने की कोशिश कीजिए। पाठ तो बहुत बड़ा है, इसमें से क्या मेरे लायक है उसको चुनिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, प्रेमचंद की कृतियों में 4 नाम कौन बताएगा? कृति मतलब उनके जो भी लेख हैं, जो भी कहानी है, उसका 4 किताब का नाम बताना है। आइए यहां आके बताओ। हाँ, कौन कौन? गोदान, गोदान, गबन, गबन, कर्मभूमि, हाँ रंगभूमि, हाँ, कायाकल्प, कायाकल्प। प्रेम सर। अच्छा, ये सारे इनके कृति एक समूह में एकत्रित हैं, उस समूह का एक नाम है, क्या नाम है उसका? मानसरोवर। यस, थैंक यू, मानसरोवर। मानसरोवर नामक, चलिए, एक संग्रह है जिसमें संकलन का नाम है, जिसमें सारी कृतियों को एकत्रित कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि आप मैट्रिक का परीक्षा देने के बाद कम से कम स्टॉल से खरीद करके प्रेमचंद के गबन उपन्यास को जरूर पढ़िए, गबन या सेवा सदन को पढ़िए, दोनों किसी से कम नहीं है कोई, बहुत अच्छा किताब है, आप पढ़िए उसको, आपको पता चलेगा। सेवा सदन को आप पढ़ेंगे तो उसमें पहले ही शब्द लिखा है, पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सबको चखने पड़ते हैं, यहीं से शुरू होता है सेवा सदन किताब प्रेमचंद का, बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़ेंगे तो इस तरह से डाउट में मेरे समझ से अभी इसका अंतिम भाग बाकी है, इसलिए आज मैंने जो पढ़ाया उसमें से डाउट क्लियर कर दिया। अब अंतिम भाग में थैंक यू, मैं इस पाठ का समापन करता हूं। धन्यवाद।